अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि आइन की बहाली और बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा एक एहतजाजी काफ़िला लेकर पेशावर से रवाना हुए थे। ये एहतजाजी काफ़िला कैसे न कैसे डी चौक के करीब तो पहुँच गया, लेकिन अचानक फिर हमने देखा गुज़श्ता रोज़ कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा डी चौक पर पहुँचने की बजाय, ये काफ़िले को लीड करने की बजाय अचानक उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि यू टर्न लिया और अचानक KPK हाउस पहुँचे और 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया और वो लापता हैं और अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक अहम तरीन इजलास भी, यह हंगामी इजलास भी बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो घरों में बैठ कर अपने कारकुनों का जोश जज्बा बढ़ाती रही, लेकिन कोई भी डी चौक में नहीं पहुंचा जहां पर एहतजाजी काफ़िले को लीड किया जा सकता या उनको बताया जा सकता कि हम किन मकासद के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस हैरान कुन तौर के ऊपर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर ये पहला एक बड़ा एहतजाज था जहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद या किसी दीगर सियासी जमात ने एहतजाज करने वाली जमात को इंगेज करना मुनासिब ही नहीं समझा, कोई राब्ता तक नहीं हुआ। तो सवाल ये है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 15 सितंबर तक काफ़ी पोलिटिकल स्पेस हासिल कर चुकी थी, जिसकी कोशिशों के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मुअख्खर हो गई थी। मौलाना फजलुर रहमान उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक बानी पीटीआई के एक हुक्म की तामील के लिए सारी सियासी कुव्वत का शराजा बिखर गया। आज हम जानेंगे कि 2022 के बाद कौन से 4 ऐसे मौके थे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से अपने बड़े अहदाफ हासिल करने की कोशिश की, मगर मुसलसल वो नाकाम रही। वो जमात जो मुसलसल नाकामियों से 2-4 है, तो वो मज़ाहमत की बजाय मफाहमत का सफ़र क्यों शुरू नहीं करती? वो अपने साथ इत्तेहादियों को मिलाकर अपने मामलात को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से फ़लस्तीन के मसले के ऊपर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इतलात ये आ रही है कि तमाम जमातों को दावा दी गई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी भी डी चौक के अंदर दोबारा इकट्ठे होने की ख्वाहिश रखती है, क्या वो इस इजलास में शिरकत करेगी? और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर जहां पर 10 करोड़ रुपए से जायद की रकम आज़ादी में बांट दी गई, ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश की गई है और अब वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बड़ा फैसला किया है। और उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तजवीज़ की रोशनी में पेट्रोलियम डिवीज़न ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मोबाइल यूनिट्स के जरिए से फ़रोख्त की क्यों मुखालफत कर दी है। और उसके साथ साथ ख़वातीन समेत मुख्तलिफ शोबे से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए हुकूमत ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए 4 अरब रुपए का एक खसूसी पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज से आम शहरियों के लिए क्या दिलचस्पी होगी, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पॉलिटिकल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब, जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया कि हमने हर सूरत एहतजाज करना है। आपके एहतजाजी काफिला तो ज़रूर डी चौक तक पहुँच गया, लेकिन वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो इसको लीड कर रहे थे वो लापता हैं। कुछ उनकी मालूमात अब तक पहुंची हैं और ये भी ज़रूर बताइएगा कि उनको काफिले को छोड़कर KPK हाउस पहुंचने की क्यों ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसका असल जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही बता सकेंगे कि उनको क्यों जाना पड़ा। लेकिन एज ए ह्यूमन, ठीक है, ये याद रखिए कि जब आप इतने देर से ट्रेवल कर रहे हो, आपको कोई हाजत हो सकती है, कहीं जाना, वॉशरूम इधर उधर हो सकती है। जब आप इधर पहुंचे, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपको पता है डी चौक से 3 मिनट का फासला है जाना और वापस आना, ठीक है। वो कोई बड़ा रास्ता नहीं है। तो आप जाते हो, वॉशरूम जाते हो, फिर वापस आते हो। जब वो उधर गए होंगे, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हुआ है, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी एक वजह हो सकती है। तो इस दौरान में लेकिन जो चीज गलत हुई है वो ये है कि जब वो गए हैं, किसी भी वजह से गए हैं, अगर वो गए हैं, एक जो विजुअल आया है कि फेडरल ने वहां पे एक KP हाउस एक ऑफिशियल, ये एक समझ ले, ये खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉपर्टी है, उसकी बाउंड्री है। आप उधर जाके अटैक कर रहे हो और वहां से चाहे किसी को भी उठा के लेकर जा रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इज नॉट राइट। ये अच्छा मैसेज नहीं देता, खास तौर पे ऐसे वक्त में अच्छा मैसेज नहीं देता जब एक अवाम, उस सूबे की अवाम ये समझती हो कि आप हमें ऑलरेडी मार्जिनलाइज कर रहे हो, आप ऑलरेडी हमारे खिलाफ हो। जब आपके फेडरल मिनिस्टर्स ये कह रहे हो और आपके
पार्टी लीडर्स ये कह रहे हो कि यार केपी वाले तो भेड़ बकरियां हैं जो इमरान खान को बगैर किसी सोच के कर रही होती है, जब वो ये कह रहे होते हो कि तुम लोग ये जगह क्रॉस नहीं कर सकते हो, जब इस किस्म की बातें हो रही होती है एक मार्जिनलाइज उसके लिहाज से, जब उनके ऊपर मना होता है, जब वो देखते हैं कि उनके हुदूद के पास फौरन खंदकें खोद दी जाती हैं, ये सारी चीजें जब होती है उसके अंदर ये विजुअल बाकी आ हमारी साहब ये सियासी तंज के निश्तर तो चलते रहते हैं हर तरफ से, लेकिन वफाकी हुकूमत ने किसी आईनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर केपी को मार्जिनलाइज नहीं किया, कहीं फंड्स नहीं रोके, किसको हुकूमत को डिस्टेबल करने की कोशिश नहीं की, और अगर जो बातें पहुंची थी मार्जिनलाइज करने की, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर एक वक्त तक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में रहे हैं। मज़ाहमत की बजाय बातचीत के जरिए से भी तो इन मामलों को निपटाया जा सकता था। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखना, आज कल परसों जब भी होगा ये बातचीत के जरिए खत्म होगा। डेफिनेटली। अब बातचीत के दरमियान में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिंपल सी ये चीज है, एक दो लोगों की ईगो है, एक दो लोगों को एक पास से लगाना है, किसी को एक खास तरीके से घुमा फिरा के लेकर आने के इसने यहाँ आके हमारी इस आगे सारी लीगल चीजों को एड्रेस करना है। तो ये एक जनरल परसेप्शन है, रियलिटी है या नहीं है परसेप्शन, ये एक बहुत बड़ी परसेप्शन है, ये स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी वाली परसेप्शन है कि आपने पूरे के पूरे एक इदारे को डिवाइड पे कर दिया है सिर्फ एक बंदे को घुमा फिरा के लेकर आने के लिए। एक चीज। नंबर 2, इसमें असल चीज होनी ये चाहिए कि आप सब लोग, खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो अपने आप को स्टेप बैक करें और वो ये देखें उन्होंने कहाँ कहाँ क्या गलतियां की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलतियां नहीं की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जिम्मेदारी जो है ना रेस्ट करती है उन लोगों के ऊपर जो साहिब इख्तिदार है। ये याद रखें कि गलतियां बच्चों से भी होती है, गलतियां माँ बाप से भी होती है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो आगे बढ़ के उन जगहों पे आके जहाँ पे जो एक बड़ा रोल होता है ना वो प्ले करे। ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने बात की, और शायद माँ बाप ने इस बात को रियलाइज भी किया 15 सितंबर को जब उन्होंने आईनी तरमीम को मौखिर किया, पीटीआई को इंगेज किया, कमेटी मीटिंग में बुलाया, मौलाना फजल रहमान साहब के जरिए से हुकूमत को इंगेज किया गया। लेकिन ये एहतजाज हमने हर सूरत करना था 4 अक्टूबर को, जिसके नतीजे में वो आपकी सारी जो एक इंगेजमेंट की सूरत हाल थी वो अगेन डिस्ट्रॉय हो गई है। तो आप नहीं समझते कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, इस एहतजाजी काल को थोड़ा मौखर करना चाहिए था? देखिए मैं सबसे पहले आपसे डिफर करता हूँ, ये जो 12, 13, 14, 15, 16 सितंबर को जो बातें हुई थी ये इस वजह से नहीं थी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर आना था, उन्होंने किसी को वो जो आईनी तरमीम को लेकर आना चाह रहे थे उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ी हुई थी। एक दिन पहले की बात है, हफ्ते वाले दिन, इतवार की रात को नहीं, हफ्ते वाले दिन चेयरमैन सेनेट और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है फ्लोर ऑफ द हाउस में कहते कि हमने मुसावता नहीं देखा। ठीक है, जब आपको वहां पे सारे के सारे सेनेटर्स कह रहे हैं सिवाय एक आध के जिन्होंने उसमें एज अ ड्राफ्टमैन कोई काम किया हो, बाकी किसी ने नहीं देखा, और फिर उनके जब नंबर पूरे होते नजर नहीं आए, जब मौलाना साहब ने कर दिया तो तब ये कहते कि हाँ जी, ये क्रेडिट तो पीटीआई और मौलाना को ही मिला था, तरमीम रुकवाने का क्रेडिट मिला था। देखिए इसमें बात क्रेडिट की नहीं है, देखिए फॉरगेट अबाउट क्रेडिट जी, इसमें ये देखें कि हम लोग एक आईनी तरामीम ला रहे हैं, उस आईनी तरामीम में हम आर्टिकल 8 के अंदर ऐसी शिकों को चेंज कर रहे हैं कि जिसमें आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को आप खत्म कर रहे हैं। फिर आप उसके अंदर आर्टिकल 17 के अंदर ऐसी शिकें लेकर आ रहे हैं कि कोई बंदा हम वो तो चलो आईनी तरमीम आएंगी। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब ये बताएं, वो तो सब आप पीटीआई फैसला करे ना, ये वो चीजें, होल्ड ऑन, ये वो बातें हैं जो मौलाना फजल रहमान को जो इन्होंने मसवता पहले दिया था सैटरडे वाले दिन, जब उन्होंने वो पढ़ा तो खुद कामरान मुर्तजा साहब ने कहा था कि मैंने जो ही पहला सफर खोला विच इज 8th अमेंडमेंट के अंदर थी, सॉरी 8th शिक के अंदर जो अमेंडमेंट आ रही थी, कहते हैं मुझे तो वहां से काला सांप इतना बड़ा नजर आ गया जिसके ऊपर लोगों ने कहा वो काला सांप नहीं था, वो काला इज्तिहाद था। देखिए जब हम इस किस्म की चीजें, मुझे समझ नहीं आती हमें क्या जल्दी है कि हम 5 दिन 10 दिन के अंदर उन्होंने डिले कर दिया ना सेनेटर साहब, वो डिले हो गया। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त जो पीटीआई ने एहतजाज किया है इसमें क्या हासिल किए आपने? लाहौर में काल दी कोई लोग नहीं निकले, यहाँ भी आपके 1000-1200 लोग डी चौक तक पहुंचे, वो भी गिरफ्तार हो गए। आपकी सारी क़यादत जो थी वर्क फ्रॉम होम करती रही, ट्वीट करती रही, लेकिन कोई एहतजाज में नहीं पहुंचा। देखिए जी
सर जी मुझे एक और देखिए, मुझे थोड़ा सा जरा आप मुझे इतना वो दे दें कि लोगों को इतना रिस्पेक्ट दे दें कि आप ये मत कहें कि 1200 लोगों के लिए आपने नहीं सुन लेना, इज्जत अपनी जगह होती है, ठीक है, लेकिन लोगों को इतना बेवकूफ ना समझे कि आप कहें कि 1200 लोगों के लिए आपने पूरी आर्मी बुलवा ली, आपने आर्टिकल 245 लगा दिया क्योंकि 1200 लोग थे, या जैसे मोहसिन नकवी कहता है कि दो बंदे आए थे, दो बंदे पे तो आर्टिकल 144 भी नहीं लगता। आर्मी ने तो कुछ नहीं कहा आपके कारकुनों को, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैंने ना सिर्फ इस बात को माना है, मैंने इस बात को सराहा है, और मैंने इस बात को भी कहा है कि वहां पे जितने भी पीटीआई के वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, जो भी थे, वो भी आर्मी वालों को कह रहे थे हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम आपकी बहुत इज्जत करते, वो सब करते, वो सारी वीडियो हर जगह पे हैं। लीडर साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये जरूर बताइएगा अपना व्यू पॉइंट गवर्नमेंट तक पहुंचाते अपनी स्ट्रेंथ शो करते करते अपना वजीर आला लापता करवा बैठे हैं, कुछ उनका पता चला सर इतने घंटों वो कहाँ रहे? सर जी मुझे जिस दिन वो पता चल जाएगा आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी नहीं, हुकूमत तो कह रही है सेनेटर साहब कि वो खुद अपनी मर्जी से गायब हुए हैं, कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी जारी की गई हैं। आप इस हुकूमत के ऊपर, आप इस हुकूमत की बातों पे बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये लोग इनसे ज्यादा झूठा मक्कार कोई और है ही नहीं। देखिए, जिन लोगों के कोई स्टेक्स ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के लिए क्या डिसीजन लेंगे? इनके सारे पैसा, इनका सब कुछ, ये इलाज बाहर करने जाते हैं, जिनके पब्लिक में रूट्स ना हो, जिनके लोग हारे हुए हों, जिनको कोई वोट ना मिले, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो क्या कर रहा होगा? खुदा के लिए इन चीजों को छोड़ दें। अब ये जो लोग हैं ना, जो इसमें डॉक्टर साहब एक सबक पीटीआई के लिए भी है। अभी देखिए ना, सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ तक रहने देना चाहिए। अभी देख रहे हैं आप जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का नजरियाती बड़ा इख्तलाफ रहा है, ये आज मिलकर एक फ़लस्तीन के लिए तहरीक चला रहे हैं, एक कल APC भी हो रही है, तो पीटीआई भी सियासी इत्तेहाद बनाए, जो सियासी जोड़ तोड़ होता है उनके साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, जैसे महमूद खान अचकज़ई हैं, उनके साथ आपने बनाया, इसको वसी तक तनाज़ुर में आगे लेके जाए, ना कि ये डंडों से असला मुसल्ला होकर आप आए और एक इंतशार की सियासत को फरोग दे। कोई नहीं आया। अचकज़ई साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ दी कॉमन जो ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि हम इस पूरे जो जितनी भी तहरीक है इसको हम फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं, हम इसको बलूचिस्तान तक लेकर जा रहे हैं, इसको बाकी जगहों पे लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी अगर इन लोगों ने अकल के नाखून ना लिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, लेकिन खासा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमायूं मोहम्मद साहब का, वो कहते हैं कि और कोई मकसद हासिल हो या ना हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ शो करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत तक पहुंचाना ये मकसद था, और हमने पहुंचाया। हैरान कुन तौर के ऊपर ये जो हिकमत अमली थी, इसके क्या सियासी नुकसानात होंगे, ये तो आने वाले वक्त में ज़ाहिर होंगे, और ज़ाहरी तौर के ऊपर नहीं लगता कि उस स्ट्रेंथ शो करने में भी कामयाब हुए हैं। नज़र यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 4 मौक़ों के ऊपर 9 मई से ऑनवर्ड बिलखसूस पीटीआई ने जितनी कोशिश की, 9 मई के जरिए से एक बड़ा हदफ हासिल करने की कोशिश की, नाकाम रहे। अदालतों के जरिए से सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश की, नाकाम रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जरिए से IMF का प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की, नाकाम रहे। और अब चौथा बड़ी अटैम्प्ट एक एहतजाज के जरिए से हुकूमत को अंडर प्रेशर ला के अपने मुतालबात मनवाना, उसके अंदर भी ज़ाहरी तौर के ऊपर लगता है कि पीटीआई नाकाम रही है। तो पीटीआई ने अब तक हासिल क्या किया, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस्लामाबाद के D चौक में आने की जो एक फ़ैसला किया था, उनके काफ़िले गिने चुने तादाद में लोग ज़रूर पहुँच तो गए, लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज के ज़रिए से हासिल क्या करना चाहती है। ज़ाहरी तौर के ऊपर तो यही मुतालबा था कि हुकूमत खिलाफ कानून आइन में तरमीम कर रही है, आइन की पासदारी नहीं की जा रही, हम आइन की बहाली चाहते हैं, लेकिन पसे पर्दा कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी कि बानी पीटीआई के लिए भी कुछ रियायत हासिल की जाए। जो उनका एक मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो चुका है, उनकी कोई वापसी की राह हमवार हो सके। और इस वक्त ये आइडियल टाइम है जब वफाकी हुकूमत एक बहुत बड़ा एक इवेंट करने जा रही, 27 साल के बाद SCO कॉन्फ्रेंस का जहाँ पर इनेकाद हो रहा है, जिसको पाकिस्तान जिसकी मेज़बानी कर रहा है। तो इस मौके के ऊपर हमारी इन कोशिशों के नतीजे में किसी न किसी सूरत में वफाकी हुकूमत ज़रूर दबाव में आएगी, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगी और उनके साथ भी मुज़ाकरात हो जाएंगे जिनसे बानी पीटीआई मुतालबा करते रहे, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ख्वाजा साहब 24 घंटे गुजर गए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लापता हैं, पुरअसरार उनकी गुमशुदगी है, और जो निकले थे सुर्खेल बन के सरकारी वसाइल के साथ D चौक में आना था, नहीं पहुँचे। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीटीआई की दीगर क़यादत भी गायब रही।
वीडियो पैगामात के ज़रिए से लोगों को उकसाया जाता रहा कि आप पहुंचिए वहाँ पर और आपने पीछे नहीं हटना, नई तारीख रकम करनी है, लेकिन कोई तारीख नई रकम नहीं हुई। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज के नतीजे में खास साहब आप क्या समझते हैं, जिस मकसद के लिए डी चौक में इकट्ठे होना चाहते थे, जिस मकसद के लिए कई लोगों ने शेलिंग का सामना किया और एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ, क्या पीटीआई सियासी लिहाज से कोई 1-2-3% इस सारे मूवमेंट के नतीजे में कोई एडवांटेज हासिल कर सकेगी? जी भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो बाजू मरोड़ कर बात मनवाने की जो ख्वाहिश है या सियासत है, ये दम तोड़ चुकी है। मैं आपको बताऊं, ये जो कोशिश की है पीटीआई ने, इससे मैं समझता हूं एक तो उन्होंने जो उनका माजी है, जब वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ उनके शफकत के तले जब वो एहतजाज करते थे, इस्लामाबाद आते थे, कश्मीर हाईवे से वो डी चौक पहुँच जाते थे, अब वो उनको सरपरस्ती हासिल नहीं। एक तो खाम ख्याली में है बानी पीटीआई जो जेल में बैठे ये सोच रहे हैं कि लाखों, जब भी उनसे को मिलने जाता है वो कहता है इस वक्त आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है, लोग आप बेताब बैठे हैं, आप कॉल दीजिए। अब कॉल दे दी आपने, हज़ारों लोग निकले पख्तूनख्वा से सरकारी वसाइल के साथ जी, सिटिंग वज़ीर आला उनको उनकी सरबराही में, तो डी चौक तक पहुँचते पहुँचते बड़ी साहब 1200 लोग रह गए। तो ये आपने आपको उन्होंने बेनकाब किया है, कोई सियासी अचीवमेंट नहीं की। आपने देखा होगा माजी में भट्टी साहब, यही पीटीआई एहतजाज करती है, कोई भी छोटी मोटी जमात भी एहतजाज करे तो हुकूमत उन्हें एंगेज करती है, मुज़ाकरात करती है। आपने देखा कोई मुज़ाकरात हुए? अच्छा, सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि पीटीआई तनहा हो गई है। मैं ये समझ, अभी देखें मौलाना फजल रहमान उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी जो 13 सितंबर को उन्होंने एक जो मूव नाकाम बनाई थी हुकूमत की, जब आईनी तरमीम का मसवदा पास नहीं होने दिया था, बड़ा एक सियासी तौर पर अपने को मनवा लिया था। ऐसा तो नहीं कि उनको शहर दस्तूर से अकीदत भी है, मोहब्बत भी है, एहतराम भी है, उनके पहले शहर दस्तूर का ग्राउंड लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आज भी मैं समझता हूँ पीटीआई कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करना चाहती है तो उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊँ कि सियासी इत्तेहाद बनाएं, ठीक, अपने आप को मजबूत करें, लोगों को अपने जो हम ख्याल सियासतदान हैं, अभी देखें कैसे नाकाम बनाई उन्होंने आईनी तरमीम की। उन्होंने एक सियासी, मौलाना फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट नहीं दी पीटीआई के हक में। ये जो उन्होंने जो फसाद फितना फैलाने आ रहे थे, मुझे भट्टी साहब ये एहतजाज होता है, अभी एहतजाज हुआ ना लंदन में, फ़लस्तीनियों के हक में 10 लाख लोग निकले, ये एहतजाज होता है। ये जो डंडे हाथ में असला लेकर ये एहतजाज है, ये तो आप टकराने के लिए आ रहे हो और बयान दे रहे हैं हम एक के बदले 10 गोलियां मारेंगे, ये एहतजाज नहीं है, इसको एहतजाज न समझे आप। ये इंतशार फैलाना चाहते थे, ये समझते हैं कि हुकूमत कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रही है तो इसको रिवर्स किया जाए, इनको बताया जाए लोगों को सिर्फ हम ही हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं। वो सारा मनसूबा इनका नाकाम हुआ है। कोई क्यों स्टेटमेंट दे मौलाना फजल रहमान जैसा जहांदीदा आदमी कि इस एहतजाज जो इंतशारनमा एहतजाज है इसकी हिमायत क्यों करे? अब पीटीआई फिर तनहा हो गई। अब भी मौका है कि वो सियासी इत्तेहाद बनाए और पार्लियामेंट में जो इनको एक मौका मिला है, इनके काफ़ी लोग मुंतखब होकर आ गए, पंजाब असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, ये सियासी जोड़ तोड़ के ज़रिए अपने लिए कोई स्पेस हासिल कर सकते हैं। इस तरह बाजू मड़ोड़ कर रियासत का, हुकूमत का ये खाम ख्याली है। और जो लोग इनको जाकर बताते हैं और जो मेरे भोले भाई ओवरसीज़ बाहर बैठे हैं कि यहाँ कोई इनकलाब आ गया, उनको जैली वीडियोज़, भट्टी साहब पुरानी वीडियोज़ लगा लगा के ये हो गया वो हो गया, लाखों लोग जमा, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ ये यहाँ सब आपको लोग आपकी आंखों में धूल चोंकते हैं, नौजवान भी मैं बताऊँ भट्टी साहब, जिनके बच्चे शेलिंग खाते रहे आंसू गैस की, जिन्होंने ये एहतजाज में वक्त गुजारा बुरा, रातों को सड़कों पर सोए, लीडरशिप किधर थी? वो सारे घरों में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जी बिल्कुल, और वो उकसा रहे थे लोगों को कि जी बाहर आए बाहर आए। आप देख लें बाहर बैठे लोग, जितनी भी लीडरशिप बाहर है। हाँ सर, बाहर आने की उकसा जरूर रहे थे, लेकिन जिस हिकमत अमली के साथ ये पूरा एहतजाज किया गया, जिस वक्त किया गया और जो उसके नताइज रहे, लगता है कि आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने काफ़ी हद तक एक सियासी क़ुव्वत हासिल की हुई थी, वो सियासी क़ुव्वत का जो एक दायरा था जहाँ से उनकी बात कहीं अपीलिंग हुआ करती थी, कहीं दस्तक देती थी, वो उस दायरे से ख़ुद भी बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल शायद किसी ने माजी में देखी हो कि एक सूबे का वज़ीर आला, एक पार्टी का वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला, वो 24 घंटों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, वो गायब है और वो पार्टी कुछ नहीं कर सकी सिवाय ये कि बाहर निकलें, एहतजाज करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले के अंदर अपनी सियासी क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा खो दिया है, बहुत वीक हुई है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली हुक्मरान इत्तेहाद इसका एडवांटेज लेगी। अगली स्टोरी की जाने बढ़ते नाज़रीन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका क़याम 2002 में अमल में लाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों में, सरकारी इदारों में जो मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट की जाती है, ठेके दिए जाते हैं, उसके अंदर शफाफियत का निज़ाम लाया जा सके।
करप्शन का रास्ता रोका जा सके, बेज़ाब्तियों को रोका जा सके, और जो कौमी ख़जाने का, कौमी वसाइल का ज़िया होता है उसको रोका जा सके। खसब तकरीबन 21-22 साल से ये प्रोसेस जारी था, लेकिन वक्त के साथ साथ पता ये चला कि जो हमारा पूरा पेपरा रूल्स हैं ये हमारे लिए फ़ायदा मंद बनने की बजाय हमारी बहुत सी सरकारी कंपनियों के लिए बहुत से मसाइल का बाइस बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बहुत से ऐसे कमर्शियल डिसीजन जो बर वक्त आपने करने होते हैं, जिससे एक सरकारी कंपनी, सरकारी इदारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है, इन पेपरा रूल्स की रुकावटों की वजह से वो हम हासिल नहीं कर पाते थे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान आवाम को भी पहुंचता है और कौमी ख़जाना आवाम की रकम से जमा होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। उसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई हुई थी जिसने जायज़ा लिया और अब ये फैसला भी कर लिया गया कि हमने पेपरा रूल्स के अंदर उनकी ओवरहालिंग करनी है, उसके अंदर तरमीम लानी है कि वो पेपरा रूल्स जो करप्शन रोकने, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए लाए गए थे, वो रूल्स करप्शन के फ़रोग का, कौमी ख़जाने के और सरकारी वसाइल का ज़िया का बाइस बन रहे हैं। चूँकि इस पेपरा रूल्स के नतीजे में मुख्तलिफ मनसूबों की लागत में भी इजाफा हो रहा था। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? इस वजह से होता रहा था जो खास साहब जो इस अथॉरिटी के मेंबरान थे, जो पूरा इदारा बनाया गया था, इसके अंदर भी करप्शन की संगीन नौयत की शिकायत सामने आई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले का नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी कायम हुई। इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मुझे पढ़ने का मौका मिला, जिसके अंदर खासा बताया गया है कि एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग फराहम की थी। उस फंडिंग को जिसने एक मखसूस मकासद के लिए खर्च होना था, खास साहब ग्रेड 22 के बाबुओं ने उसमें से 10 करोड़ पैसे, 10 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद रकम अजाजिये के मद में आपस में बांट ली कि चलिए बाकी काम तो होगा जब होगा, लेकिन पहले हम ये अजाजिया ले लें करोड़ों रुपए का, चूंकि ये रकम हाथ लगी है, ये कहीं हाथ से स्किप ना हो जाए। जिसके अंदर खास साहब ग्रेड 22 के 2 सरकारी मुलाजमीन थे और जिसके अंदर एक इदारे के सरबराह के तौर के ऊपर भी उन्होंने खिदमात सर इंजाम दी, उन्होंने अजाजिया आपस में बांटा। उसके साथ साथ जब मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर खास साहब कुछ ठेकेदारों की शिकायत रिजेक्ट हो जाती थी, उनके पास एक फॉर्म था यही पेपरा का, इस अथॉरिटी के पास जाके वो अपील फाइल करते थे। अब पता ये चला कि वहाँ पर भी जो कुछ नीचे अफसरान मौजूद थे, जो एक सिस्टम डेवलप किया गया था, उसके अंदर भी बहुत से नकाइस थे और कुछ अफसरान ऐसे ठेकेदारों को भी फैसिलिटेट करते थे जिसका बुनियादी मकसद ये था कि वो ठेका जो पहले रिजेक्ट हो चुका है उनको मिल जाए। और यहाँ पर भी जब पता किया तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ अफसरान उसके कसूरवार पाए गए, कुछ के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, कुछ के खिलाफ मजीद कार्रवाई होनी है। तो वो मामला, वो इदारा जिसने कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, खास साहब जिसने शफाफियत को यकीनी बनाना था, करप्शन को रोकना था, उन्होंने इजाजिया की रकम भी, ये भी एक करप्शन है कि खिलाफ ज़ाब्ता आपस में बांट ली और उसके साथ वो कंपनियां जो एलिजिबल नहीं थी ठेका हासिल करने की, जो रिजेक्ट हो गई थी, उनके हक में भी फैसला दे के मुबैना तौर के ऊपर अफसरान अपनी जेबें गर्म करते रहे। इसकी तहकीकात भी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हुकूमत ने कहा है कि बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब इस सारे कवानीन के अंदर और हलिंग करके इसके अंदर तरमीम करनी चाहिए ताकि ये सारा सिलसिला रोका जा सके। खास अब क्या वजह है कि हमारे बाबू, जिनके हमने पहले भी एक स्टोरी की थी, वही पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले डीएमजी ग्रुप के अफसरान जहाँ कहीं जाते हैं एक से बढ़कर एक दास्तान रकम करके आते हैं। भट्टी साहब ये है कि ये एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया है, ये बनाया गया इसलिए कि इसको पेपरा रूल्स बनाए गए कि ताकि मामलात में शफाफियत आए और चेक रखा जा सके। एक आदमी ने एक भैंस रखी, उसने एक मुलाजम रखा भट्टी साहब, उसने उसे कहा कि दूध देखा कि दूध तो बड़ा पतला था, उसमें पानी था, उसने कहा कि उस पर एक और मुलाजम रख लिया जी। तो वो जब मुलाजम दूसरे के पास गया, उन्होंने कहा यार तुम पानी डालते हो, मेरे बच्चे नहीं, उनके तुम भी एक गिलास लीजिए करो, उन्होंने 2 गिलास पानी डालना शुरू कर दिए। फिर इस तरह वो फिर शिकायत हुई, फिर उसने तीसरा मुलाजम रखा, इस तरह मुलाजम रखता कि उतने वो दूध लेते जाए, आखिर में वो पानी ही रह गया। ये जब इनकी कहानी सुनते हैं हम, तो जितने भी आप चेक बनाते हैं, ये बैरियर बनाए जाते हैं, पेपरा रूल्स का लेकर आए, पूरे सूबों में भी इसका नफाज किया गया ताकि शफाफियत आए। आप जो कहानी आप सुना रहे हैं भट्टी साहब, ये कहानी तो ये बता रही है कि जितने मर्जी बैरियर बना लें, जब तक आपके अंदर नीयत साफ नहीं होगी आपकी, आप वो किरदार जो साथ जो लोग हैं जिनका करैक्टर के मालिक हैं वो नहीं लगाएंगे, तो जितने मर्जी आप बैरियर बनाएं शफाफियत के लिए, जो लोग आएंगे उसमें से अपना हिस्सा ढूंढ लेंगे। अब देखते हैं कि पुलिस को, एंटी करप्शन के महकमे को, पिछले दिनों FIA की स्टोरी सुनाई आपने, ये महकमों पर चेक रखने के लिए थी, अब होता यह है कि वो खुद करप्शन में मुलव्वस हो जाते हैं। तो इस पर नोटिस लेने चाहिए, लोगों की किरदार साजी पर भी तवज्जो बड़ी अहम तजवीज़ आपकी बड़ी अहम तजवीज़ है। और लेकिन अब देखने कि जब प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का नोटिस लिया, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की जा चुकी है, तो तवक्को यही की जा सकती है कि अब ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इसी में बेहतरी है कि वो इदारा जिसकी वजह से तमाम सरकारी इदारे और कौमी ख़जाने का ज़िया हो रहा है, उसके ज़िया को रोकने में प्राइम मिनिस्टर की हतमी हिदायत क्या
अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो इसके ऊपर हम भी मुंतज़िर रहेंगे और फॉलो अप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने एक अनोखा जो एक तरीक़ेकार सामने आया था, उसकी मुखालफत क्यों की है, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि डोर स्टेप के ऊपर कस्टमर को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम की जाए। किन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कानूनी फ़रोख्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ये मामला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के इल्म में लाया गया। SIFC ने भी इस मामले को टेकअप किया कि जो कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करने वाली हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उनकी सेल मुसलसल कम हो रही है। अगरचे कि स्मगलिंग का एक इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग का वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम हुआ, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कानूनी सेल, कानूनी फ़रोख्त में इजाफा नहीं हो पा रहा, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कुछ सिफारिशात पेश की गई, जिनका मकसद ये था कि अब मुख्तलिफ देहात हों, टाउन्स हों, तहसील लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या दीगर शहरी इलाके हों, तो चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं और जो पेट्रोलियम मसनूआत की इल्लीगल सेल है वो मुख्तलिफ मकामात पर होती है। चूँकि लोग पेट्रोल पंप तक डायरेक्ट एक्सेस अगर नहीं कर पाते, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छोटी छोटी पेट्रोल फ़रोख्त करने वाली पॉइंट्स बन चुके हैं। तो उसका तोड़ ये निकाला जाए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये इजाज़त दी जाए कि वो सार्फिन को उनकी दहलीज़ के ऊपर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फ़रोख्त कर सकें। खास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग तजवीज़ थी और हम भी मुंतज़िर थे कि इसके ऊपर हतमी फ़ैसला क्या होगा, चूँकि तजवीज़ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ्लोट हुई, लेकिन इसके ऊपर हतमी डिसीजन करना, मुतलका रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, जहाँ पर तरमीम थी कवायद में वो करना, वो पेट्रोलियम डिवीज़न की जिम्मेदारी थी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने इन तमाम सिफारिशात का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद खास साहब जो लेटर अब हमें मसूल हुआ है पेट्रोलियम डिवीज़न का, उसके मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जो ये तजावीज़ थी पेट्रोलियम मसनूआत सार्फिन को उनकी दहलीज़ पर फ़रोख्त करने की, वो संगीन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुस्तरद कर दी हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया खास साहब कि अगर हम पेट्रोल और डीज़ल को मोबाइल यूनिट के ज़रिए से फ़रोख्त करते हैं, तो पहली बात यह कि टैक्स चोरी होगी, हमारे पास कोई इसका मैकेनिज़्म नहीं है। हैरान कुन तौर के ऊपर खास साहब इस वक्त भी कुछ कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी और कुछ पेट्रोलियम डीलर्स, एक्सप्लोसिव एक डिपार्टमेंट है पेट्रोलियम डिवीज़न के मातहत, उससे एक लाइसेंस हासिल करते हैं और छोटी वैन जिसके अंदर 100 लीटर, 200 लीटर, ये 500 लीटर तक पेट्रोल या डीजल आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो उनके मुख्तलिफ जो बल्क वाले कस्टमर हैं, उनके कमर्शियल कस्टमर हैं, इंडस्ट्रियल हैं, या किसी पॉइंट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पॉइंट के ऊपर वहाँ पर वो पेट्रोल और डीजल को फ़रोख्त करते हैं। तो ये सिस्टम इन प्लेस ऑलरेडी है, लेकिन पेट्रोलियम डिवीज़न के एक्सपर्ट ये समझते हैं कि कतन हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, इसके नतीजे में टैक्स चोरी होगी। अगर यहाँ टैक्स चोरी होगी तो जो पहले मुख्तलिफ डीलर्स या कंपनियाँ ये काम करती हैं, तो टैक्स चोरी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी होती होगी डेफिनेटली, लेकिन उसकी मामूली शरह होगी और आपने उसको चेक इन बैलेंस करके उसको मिनिमाइज़ करना होता है। तो अगर पहले ये काम हो रहा है, तो अगर दोबारा होगा तो टैक्स चोरी कैसे होगी, उसको रोकने के तरीक़ेकार तो डेफिनेटली होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जी टैक्स चोरी बढ़ जाएगी। उसके साथ उन्होंने कहा जी अगर मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए से पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करेंगे तो उसकी स्मगलिंग भी बढ़ जाएगी। तो खासकर जहाँ तक स्मगलिंग का मामला है, अगर अब इस वक्त मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए से पेट्रोल और डीजल अगर फ़रोख्त नहीं हो रहा, तो स्मगलिंग तो अभी भी हो रही है। तो पेट्रोलियम डिवीज़न और उसके मातहत इदारे, ओगरा हो या दीगर इदारे हों, अभी तक उसको मुकम्मल तौर पर रोकने में तो कामयाब नहीं हो सके। उसके साथ बताया गया है कि अगर मोबाइल यूनिट्स के ज़रिए से पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त करेंगे तो गैर म्यारी पेट्रोल की फ़रोख्त बढ़ जाएगी। तो खास साहब क्या इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर म्यारी पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त नहीं हो रहा? होना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी हो रहा है। उसको उसकी क्वालिटी को चेक करना ओगरा की भी जिम्मेदारी है, दीगर इदारों की भी, सूबाई हुकूमतों को भी, लेकिन उसके बावजूद कहीं सरफ नज़र किया जाता है, कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग और सेटिंग का मामला होता है। तो वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, उसको भी ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए भी कोई तरीक़ेकार बनाया जा सकता था कि गैर म्यारी पेट्रोल की फ़रोख्त ना हो। फिर उन्होंने कहा जी कि इसके ज़रिए से अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो जाएंगे। ख़तरात तो अभी भी लाहक होते हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट होते हैं, आपके पास जो तरीक़ेकार है सेफ्टी मेजर्स वो आपको लेना पड़ते हैं। उसके साथ उन्होंने कहा है जी कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल की हमने जो सारी हमारी कानूनी फ़रोख्त की कोशिशें हैं उनको भी धचका पहुँचेगा। लिहाजा खासा इन 4-5 ऑब्जर्वेशन के साथ SCFC की तजवीज़, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तजवीज़ को पेट्रोलियम डिवीज़न के माहिरीन ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है। खासा जिन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर किए, रिजेक्ट किया गया है, ये मसाइल, ये कंसर्न तो अभी भी मौजूद हैं, इनको भी हम एड्रेस नहीं कर पा रहे।
तो अगर हम और कहीं ना कहीं वो सिस्टम इन प्लेस भी है, उसको हम लीगल कवर भी नहीं दे पा रहे। क्या चाहता है पेट्रोलियम डिवीज़न? भट्टी साहब, ये किसने करना है? मुझे ये बताएं कि आप जो लाहौर में मैंने अक्सर देखा है, गली मोहल्लों में पेट्रोल फरोख्त होता है, वहाँ छोटी छोटी शॉप्स खुली हुई, अगर इनको एक सिस्टम में ला दिया जाए ताकि एक तो वो जगह जगह जो बनाए उनको कोई रसूल बना दिया जाए कि आप ये मैयर्स लें यहाँ, ताकि सेफ्टी भी रहे, ताकि उससे हादसा ना हो सके। इसी तरह भट्टी साहब, ये जो स्मगल शुदा पेट्रोल का मसला है, ऐसे कई पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ ये स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त होता है। तो आपने स्मगलिंग रोकनी है ताकि यूनिट बनाने से रोक देना है, ताकि अगर यूनिट ज़्यादा बन जाएंगे फ़रोख्त करने के, या छोटे यूनिट बन जाएंगे, तो वहाँ ये आप टैक्स चोरी या स्मगल शुदा पेट्रोल फरोख्त होगा। तो आपने रोकना वहाँ से है, वो चाहे पेट्रोल पंप हो या छोटा यूनिट हो। तो यूनिट ही है भट्टी साहब। यहाँ 100 लीटर पेट्रोल बिकता है, वहाँ 10,000 लीटर पेट्रोल बिकता है, यही होगा ना उसमें फ़र्क। तो इस पे मैं समझता हूँ काम करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। ये छोटी छोटी जो बाइक्स हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको इनोवेशन लेके आनी चाहिए। आप पुराने निज़ाम पर चल रहे हैं, चीज़ें दुनिया में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो बेहतर करना है। हमने बुनियाद जो जड़ है उसको पकड़ना है, ये नहीं कहना कि खतरा है। खतरा तो फिर पेट्रोल पंप जहां भी है वहां भी खतरा है। सबको बंद जिस कर दें। गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो वो भी खतरा है। फिर गाड़ी जो सड़क पर चलती है उसको हादसे का खतरा है, तो फिर ये करेंगे गाड़ी को सड़क पर न जाने दें। तो वहां टैक्स चोरी होती है, फिर उस पेट्रोल की फरोख्त को बंद कर दें। तो उसको आपने एक मैकेनिज्म में लाना है। सिस्टम किसने बनाना है? पेट्रोलियम डिवीजन ने बनाना है। ये जो बाबू जहां बैठे हुए हैं, जो लाखों रुपए मराद लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, ये सिस्टम बनाए, ना कि ये कहें कि खतरात बढ़ जाएंगे। खतरात तो फिर हर जगह पे है। खासा दुरुस्त का आपने सिस्टम बनाने की जरूरत है। ये सिस्टम बनता है, ये नहीं बनता, लेकिन हुकूमत ने एक और सिस्टम बनाने की तैयारी जरूर कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के ऊपर एक टास्क फोर्स कायम की गई, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी प्रमोट किया जाए। वहाँ पर नई सरमायाकारी होनी चाहिए ताकि माहौल दोस्त गाड़ियाँ चल सके और पाकिस्तान की आप फ़ज़ा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, जो एमिशन ऐड होता है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान को हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने के ऊपर कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, उसकी भी बचत हो सके। अच्छा इनिशिएटिव था खास साहब। ये सारी एक वर्किंग हुई और वर्किंग के बाद अब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक खसूसी पैकेज लाया जाए। ये पैकेज क्या है खास साहब? ये पैकेज ये है कि हुकूमत चाहती है कि हमें तकरीबन 4,200 हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुख्तलिफ नौइयत की, वो 2 व्हीलर्स भी हैं, 3 भी हैं, उनको मार्केट के अंदर लाने के लिए मुख्तलिफ सार्फिन को इंसेंटिव देना चाहिए। वो इंसेंटिव हो सकता है कि आप उनको आसान शराइत के ऊपर, रियायती शराइत के ऊपर आप उनको कर्ज फराहम करें। और इस मकसद के लिए ये प्लान तैयार हो चुका है और उसके लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये 4 अरब रुपये का खसूसी पैकेज होगा और जिसके ज़रिए से रियायती शरह सूद के ऊपर उनको कर्ज फराहम किया जाएगा। और अच्छी बात खास सब ये है कि पंजाब गवर्नमेंट हो, आपको याद हो, वहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी ख़वातीन के लिए, बच्चियों को उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फ्राहम की और एक उनको प्रमोट किया कि वो खुद एम्पावर भी हो सकें और बड़े रियायती निरखों के ऊपर उनको रियायती निरखों के ऊपर उनको ये मोटरसाइकिल फ्राहम किए गए थे। पंजाब गवर्नमेंट ने लीड किया। अब फेडरल गवर्नमेंट इसको नेशनल लेवल पे ले जाना चाहती है और इसके लिए खास सब इस पैकेज की अच्छी बात यह है कि जो रियायती निरखों के ऊपर कर्ज फ्राहम करने का पैकेज है, इसमें से 25% कोटा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। इनकी ख़वातीन को भी एम्पावर किया जाएगा कि वो ये गाड़ी हासिल करना चाहती हैं तो हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ जो दस्तियाब कर्ज होगा वो 2.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के दरमियान होगा। और हुकूमत इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम करेगी और मकामी पैदावार जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उनको फ़रोख्त करने की फ़रोख्त को बढ़ाया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है। हम तवक्को करते हैं कि जहाँ दीगर मामलात के अंदर सब बुरी तरह से मुतासर हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक अच्छा सिस्टम है, इससे ना सिर्फ माहौल दोस्त गाड़ियाँ फ़रोख्त करने का मौका मिलेगा बल्कि ख़वातीन को भी एम्पावर करने का एक मौका मिल सकेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।